तो ये पेपर डिस्कशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है कहा जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन है। तो जो रेखीय अभिकृत अनुदेशन है इसमें सेम ही चीज़ें दी जाती है कुछ ग्रुप के बच्चों को या फिर पूरी क्लास को कि आपको चीज़ अचीव करनी है। इसमें जो है अलग अलग बच्चे की विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो सेम चीज़ दी जाती है वो रेखीय में दी जाती है, जबकि जो क्राउडर का जो साखी है उसमें अलग अलग व्यक्ति की विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। तो जो इसका आंसर होगा यही होगा। उसके बाद है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है। तो वह शरारती है, वह जिज्ञासु है, वह असामान्य है। तो जब प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब है उसमें क्यूरियसिटी है, क्यूरियस है वो। तो जब बच्चा क्यूरियस है तो इसका मतलब जिज्ञासु है, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद है, विद्यालय में पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। तो पलायन करने वाले, चोरी करने वाले या गाली देने वाले, मारपीट करने वाले, इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एक अध्ययन किया जाता है वो केस स्टडी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है, एक बालक को रंगीन कागज के वक्री आकार के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसे आकृति को सोचने के बारे में कहा गया है। तो इसमें जो उसका सृजनात्मकता का विकास पूछा जा रहा है कि बच्चा किस प्रकार की आकृति सोचता है। तो ये चित्र पूर्ति परीक्षण ही होगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा लाभ विद्यार्थियों को कहानी कथन विधि द्वारा पढ़ाने का नहीं है। तो विद्यार्थियों की शब्द भंडार में वृद्धि करना या फिर वाचन कौशल में वृद्धि। तो कहानी से जो है वो सुनने का ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसमें वाचन कौशल नहीं होगा। जबकि शब्द भंडार में वृद्धि होती है और बालक के संवेग भी होते हैं। किसी में अगर खुशी वाली कहानी है, किसी को जोश वाली कहानी है, तो इस तरह के से और अधिगम को आसान भी बनाती है। तो इसका जो नहीं होगा वो बी होगा। उसके बाद है, विजातीय कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों को होशियार बच्चों के साथ बैठाया गया है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कौन सा अधिगम संभव है। तो जहाँ पे इसमें बात की गई है पीयर ग्रुप के साथ के बच्चों से जो सीखेंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख चरण नहीं है। तो उद्देश्यों का निर्धारण भी है और अधिगम अनुभव भी है, व्यवहार की उसके कौन कौन से एरिया में जो क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन रुचि का स्वरूप इसमें नहीं किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु प्रश्न पूछने चाहिए। हालांकि जहाँ बात की जाती है लॉन्ग आंसर भी आते हैं, लेकिन निबंधात्मक आंसर जब बात करेंगे तो डी जो ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि सीएटी टेस्ट जो होता है, तो जो कि बैलक ने दिया था, तो उसमें जो कार्ड्स होते हैं वो 10 होते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोगिता के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो होगी। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं उनसे अपन पता कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चनरी या जो प्रश्नावली है उससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। क्या पता वो उसी टाइम चेंज कर दे कोई आंसर। तो ये जो विधि है तो इसके थ्रू अपन ये देख सकते हैं। उसके बाद है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपयोगी नीति कौन सी है। तो पूर्व प्राथमिक वार्तालाप, समस्या समाधान या प्रदर्शन की दिखाकर जो चीज़ समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी, तो डेमोन्स्ट्रेशन वाली। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणात्मक वक्र के सही क्रम है, तो आपको याद होगा NDI। तो NDI जिसमें आ रहा है, तो NDI तो जो सी ऑप्शन में है, तो ये सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कक्षा में एक अध्यापक बालक को 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर पुरस्कृत करता है। तो अध्यापक द्वारा कौन सी पुनर्बलन योजना का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है निश्चित अंतराल पर दिया जा रहा है कि 3 क्वेश्चन, उसके बाद जो है पुनर्बलन दिया गया, उसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है। यह क्रियाएं अधिगम डैश के विकास में सहायक होती है। तो इस तरह का जो काम करेगा, सामूहिक बनाएगा, तो समाजीकरण होगा बी।
नेक्स्ट है कक्षा में अधिगम कराने के लिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों की किस योग्यता स्तर का ध्यान रखना चाहिए? प्रतिभान स्तर, कमजोर स्तर, जबकि विभिन्न स्तर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक का अर्थ है प्रतिभाशाली बालक धीमी गति से, या फिर जो ऑप्शन डी में है सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक, तो इसमें दोनों आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? तो नशा करना, या कक्षा में नींद निकालना, या फिर कक्षा से भाग जाना, या फिर चोरी करना। तो जो कक्षा में नींद निकालना है वो कहीं से अपराध नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है वर्तमान में असमर्थ या निशक्त बालकों की शिक्षा है। तो विशिष्ट शिक्षा, तो जैसे कि आजकल चल रहा है तो समावेशी शिक्षा जो है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है जंगल में, पहाड़ पर, होटल में, यथार्थ की दुनिया में, तो सी। सिद्धांत, इनमें से किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो जिसमें तात्कालिक समाधान के अचानक से कोई सूझ निकल के आए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है एक बालक समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है, वह किस प्रकार का विशिष्ट बालक है? अगर एक ही कक्षा में बार बार रह रहा है, इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मतलब वो मंद बालकों की कैटेगरी में आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए। उसके बाद है एक कक्षा में अध्यापक ने केशव को पाठ पढ़ने के लिए कहा, केशव ने सभी शब्द जो हैं विवृत में दिखाई देते हैं, जिसके कारण वह पाठ नहीं पढ़ पा रहा है। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, बी। नेक्स्ट है कौन सा परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसमें ये नहीं है, और तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो सही रहेंगे, तो सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। उसके बाद है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? तो मौलिक परिणाम जहाँ नाम आ जाए तो वो सीधा सा आंसर हो जाएगा डी, सृजनात्मकता। उसके बाद है कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग या फिर खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा? तो जैसे हस्तशिल्प में जैसे खिलौने बनाना वगैरह जैसा है, तो जो बाल्यावस्था है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े काम है जो कि बाल्यावस्था में नहीं किए जाने चाहिए। तो ये जो सही एज होगी किशोरावस्था होगी। तो मैं इसके बारे में और थोड़ा कंफर्म करके बता दूंगी, वैसे तो इसका किशोरावस्था ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, तो इसका जो आंसर होगा नवीन परिणाम से, नवीन चीज़ जो आएगी नई। नेक्स्ट है निमित्त, अधिकांश अपने खिलौने तोड़ देता है, हर भाग को अलग कर अवलोकित करता है और फिर वापस से उसे जोड़ देता है, यह निर्मित के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित करता है? अगर जो निर्मित उन चीज़ों को तोड़ के कोई नई चीज़ बना देता तो वो कहलाता सृजनात्मकता, लेकिन वो वही चीज़ बना रहा है, इसका मतलब हो जाएगा बुद्धि। ए आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो डी ऑप्शन में सीधा सा लिखा है रटने द्वारा सीखने की क्षमता, तो नहीं होगा, तो गुण ये नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? तो खेल भी है, कहानी लेखन भी है, सृजनात्मक गतिविधियाँ भी है, लेकिन जो भाषण है वो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, नवीनता, कल्पना शक्ति, तो ये तीनों है, जबकि अपसारी चिंतन है वो होता है, लेकिन अभिसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? जीवन वृत्त अध्ययन, चित्रों का पूर्ण होना, कहानी लेखन या वृत्त प्रेक्षण? तो जीवन वृत्त वही केस स्टडी, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सृजनात्मक बच्चों की बात की जाए, ना कि समस्यात्मक, तो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है? तो जहाँ ऑप्शन है अच्छी शैक्षिक उपलब्धि को प्रदर्शित करना, या फिर अनुपयोगी सामग्री से पेंटिंग बनाना, या फिर किसी समस्या का एक ही समाधान ढूंढना, वो नहीं है, अलग अलग। खेलकूद में अच्छी उपलब्धि,
तो जहाँ एक बात हो रही है अनुपयोगी वस्तुएं जहाँ थी, उन्होंने उस चीज़ को नई चीज़ क्रिएट कर दिया कि उनसे भी उन्होंने एक पेंटिंग बना ली है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें जो है क्रिएटिविटी दिख रही है। प्राथमिक कक्षाओं में कला एवं हस्तकौशल विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है ताकि बच्चे तो बुद्धि में वृद्धि करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, मानसिक योग्यता के लिए, तो हस्तकौशल जो है, तो हस्तकौशल को अगर अपन इंग्लिश में यहाँ पे पढ़े कि आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की गई है, तो उसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई औसत वृद्धि का चयन है। तो इसमें समझ नहीं आ रहा हिंदी में, तो इंग्लिश में जो है बैकवर्ड चाइल्ड का जो होगा, तो इनका जो आईक्यू होता है वो 70 से 80 के आसपास होता है। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शामपट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स विलियम ने किया था। डी। सही कथन का चयन कीजिए। तो सभी सृजनशील व्यक्तियों में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का समृद्धि विकसित करना चाहता है। अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए? रंग, आकार, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या आकार में लेनी चाहिए ताकि संप्रेत्य सही हो कि वर्ग कितने का होता है, जैसे 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, त्रिभुज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो जो ऑप्शन है बी ठोस संक्रियात्मक, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ठोस संक्रियात्मक, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है संज्ञानात्मक सामाजिक, तो ये संबंधित है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, ए ऑप्शन। उसके बाद है कॉन्शियस पार्ट ऑफ और ब्रेन, तो जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो 1/10 ही होता है चेतन मस्तिष्क। उसके बाद है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है। तो वातावरण के मध्य और परस्पर क्रिया जब होती है तो उसको जो उन्होंने कहा है तो अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण या अंतर, तो वो होता है अनुकूलन या अडेप्टेशन। उसके बाद है बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो इसमें शेष अवस्था बाल्यावस्था दी गई है, तो इसमें बाल्यावस्था जो है उसमें होता है। उसके बाद है निम्न में से समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? समस्या के प्रति जागरूकता या फिर समस्या को समझना, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या समस्या है, बी। उसके बाद है संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जानने को तैयार, वृद्धि के लिए सीखना, सीखने के लिए वृद्धि करना, संवेगात्मक विकास। तो सीखने के लिए तैयार होना, ज्ञानेंद्रियों को तैयार करना, तो वो ए ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण होगा। तो है क्षय, विस्थापन, पुनर्सुधार की असफलता या पुनर्संरचना, तो उसमें जो है डिके हो जाता है, तो क्षय, ये ऑप्शन राइट होगा। तो जैसे कि ये प्रश्न है कि किस एज में ज्यामितीय चित्र, तो इसमें वैसे तो 4 वर्ष होना चाहिए कि 4 वर्ष की एज में जो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बात की गई है कि बनाना ही जो प्रारंभ, मतलब वही है, स्टार्ट करने की बात की गई है, तो उसमें जो 3 भी आंसर हो सकता है एंड 4 भी। तो मैं इसका थोड़ा और अच्छे से सही ढंग से देख के बताऊँगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 4 भी है, और क्योंकि 3 भी हो सकता है। उसके बाद है मॉन्टेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ भी नहीं हो सकती है, ना ही पेपर पेंसिल, तो ज़्यादातर जो इनके बात की गई है कि कलरफुल और शाइनिंग ऑब्जेक्ट, तो उसमें बी ऑप्शन होगा। और अगर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं, और मैं और भी क्लियर कर दूँगी वैसे। उसके बाद है डेनियल गोलमैन संबंधित है, तो ये संवेगात्मक बुद्धि से दिया गया है। तो ये जो डेनियल गोलमैन और पीटर सेलावे ने जो दी थी संवेगात्मक बुद्धि,
नेक्स्ट है किशोरावस्था का संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो इसमें जो बात की गई है, ना तो दोहराने की प्रवृत्ति होती है, ना ही अनुकरण द्वारा सीखने की, ना ही बुद्धि का अधिकतम जो है विकास होता है इसमें। तो इसमें जो मूल प्रवृत्त्यात्मक है व्यवहार, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जैसे कि एक तो मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जो संवेग से होते रहते हैं, तो ये उथल पुथल वाली एज भी है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। हालांकि जो शेषावस्था को भी है तो मूल प्रवृत्तियों का जो व्यवहार कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब बच्चा जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है तो वह कौन सी स्मृति कहलाती है? तो वो जो कहलाती है स्थायी भी नहीं, तो उसमें जब बच्चा खुद एक्टिव रह के अगर कोई चीज़ सीख रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो एक्टिव है जब वो कुछ ग्रहण करेगा तो वो परमानेंट के लिए हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को फिर से देख के बता सकूँ कुछ। तो हालांकि ये सेकंड पार्ट है, तो जैसे कि मुझे जो सही पिक मिली है एकदम क्लियर था, तो वो मैंने पहले ऐड कर दिया है। तो मैं पार्ट 3 जो है या तो आज अपलोड कर दूँगी, नहीं तो मैं कल कर दूँगी। तो जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं। और जैसे ही पार्ट 3 आएगा उसके बाद में पेपर का एनालिसिस जो पूरा जो ब्रीफ में है वो भी मैं बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।